हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आज हम कर रहे हैं अपनी पावर सिस्टम की पावर सिस्टम सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं और उनका यूज हम फॉल्ट में क्यों कर रहे हैं। बेसिकली सिमेट्रिकल कंपोनेंट हमें कैलकुलेशन इजी करने हमारी कैलकुलेशन को इजी कर रहा था, जिससे कि हम फॉल्ट अगर हमारा अकर होता है पावर सिस्टम में तो उसकी सहायता से हम अपनी फॉल्ट करंट पहचान पाए, इजीली कैलकुलेट कर पाए। अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट बी, जिसके अंदर हम कुछ फॉल्ट करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की ओर। फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं फॉल्ट एनालिसिस इन पावर सिस्टम। टोटल 70 मार्क्स हमारा पेपर है। ईच यूनिट कैरी 14 मार्क्स। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पूछा जा रहा है कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट या डबल लाइन फॉल्ट या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब फॉल्ट ही आपका पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो इस हिसाब से ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओवरव्यू देख लेते हैं आज के लेक्चर का। कुछ इस प्रकार रहेगा, फॉल्ट्स की बात करेंगे। फॉल्ट में एक फॉल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा फॉल्ट बैठता है डबल लाइन, यानी कि एल एल फॉल्ट कहते हैं इसे हम। नेक्स्ट उसके बाद हमारा रहेगा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसे हम कहते हैं एल एल जी। एंड लास्ट लेक्चर खत्म करेंगे हम अपना ट्रिपल एल फॉल्ट से, और कुछ बेसिक जानकारी की बात करेंगे फॉल्ट से बचने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमारा लेक्चर का ओवरव्यू कुछ ये था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पावर सिस्टम फॉल्ट्स में बात करता हूँ मैं। तो पावर सिस्टम फॉल्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है बेसिकली। एक को हम बोल रहे हैं ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरे को बोल रहे हैं हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अदर नेम इसके, ओपन सर्किट को हम बोल रहे हैं सीरीज फॉल्ट, और शॉर्ट सर्किट को बोल रहे हैं हम पैरेलल, या फिर पैरेलल को क्या बोलते हैं, शंट। क्या बोलते हैं? शंट। हम इस नाम से भी जानते हैं इन फॉल्टों को। तो पावर सिस्टम ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, ओपन सर्किट फॉल्ट और सीरीज फॉल्ट, एंड सेकंड वन इज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या फिर पैरेलल और शंट फॉल्ट। ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओपन सर्किट फॉल्ट की, तो ओपन सर्किट फॉल्ट में आपको दिख रहे होंगे तीन फॉल्ट, जिसे हम बोल रहे हैं वन कंडक्टर ओपन, टू कंडक्टर ओपन और थ्री कंडक्टर ओपन। बेसिकली ओपन सर्किट फॉल्ट होता क्या है? जैसे कि अगर और देखने कहाँ मिलता है हमें, जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन है। थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में कोई सा भी कंडक्टर अगर ओपन है, मतलब इसे यहाँ से रिमूव कर दे, तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट पाता है। अगर दो कंडक्टर रिमूव कर देंगे तो टू कंडक्टर ओपन, और तीसरा कंडक्टर भी ओपन कर देंगे तो थ्री कंडक्टर ओपन फॉल्ट बन जाता है। इसी फॉल्ट को हम ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। ये कब अक्कर होता है? ज्यादा बेसिकली अगर काम चल रहा हो तो काम के दौरान हम क्या करते हैं, अगर हमें मेंटेनेंस करना हो तो उसके दौरान हम खुद भी इसे ओपन कंडक्टर कर देते हैं, या फिर अगर कभी तेज आंधी है इस तरीके से देखने को मिलती है तो ये कंडक्टर ओपन होते हैं और हम सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं, तो वहां पे भी ओपन सर्किट फॉल्ट से माना जाता है। तो ये नॉर्मली हमारा इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता, कि हम सर्किट को सीरीज होता है तो सीरीज में हम सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो इससे हमारी ज्यादा इक्विपमेंट को हानि भी नहीं पहुंचती है। फिर नेक्स्ट आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जो कि हमें मेजर करने हैं। इसे भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट कैटेगरी सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया, सेकंड वन इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब बैलेंस कंडीशन को हम सिमेट्रिक बोल रहे हैं, और अनबैलेंस कंडीशन को यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बोल रहे हैं। तो बैलेंस कंडीशन अगर बात करेंगे तो बैलेंस कंडीशन फॉल्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो बैलेंस कंडीशन फॉल्ट हमें देखने को मिलेगा थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। मतलब कि तीन फेज है और तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए हैं, तो इसे हम बोल रहे हैं बैलेंस या सिमेट्रिकल फॉल्ट। या फिर थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, अगर थ्री फेज के साथ ग्राउंड को कनेक्ट कर दे तो उसे हम बोल रहे हैं थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आते हैं दो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं एल एल
एल या फिर एल 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 जी फोल्ट, ये दो फोल्ट हमारे सिमेट्रिकल फोल्ट के अंदर आ रहे हैं। हम अनसिमेट्रिकल फोल्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ट। अगर हमारे पास तीन फेज जा रहे हैं, एक फेज में फोल्ट अकर होता है और वो भी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फोल्ट होगी। सेकेंड वन इज डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ट। डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ट क्या कहता है, आपकी दो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए और प्लस उससे आपने ग्राउंड कनेक्ट कर रखा है। एंड लाइन टू लाइन फोल्ट क्या कह रहा है, लाइन टू लाइन फोल्ट आपको बोलेगा कि आपके तीन फेज में से दो फेज आपस में कनेक्ट है विदाउट ग्राउंड, तो ये हमारा लाइन टू लाइन फोल्ट हो जाएगा, जिसे हम एल जी फोल्ट, एल एल जी फोल्ट और एल एल फोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आगे चलते हैं, इसने कुछ लिखा है फोल्ट के बारे में। ये क्या बोल रहा है कि द फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम इज डिफाइंड एज द डिफेक्ट। क्या बोला है इसने, इसने बोला है डिफेक्ट है ड्यू टू द विच द करंट इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इंटेंडेड पाथ। ठीक है, जो अपना पाथ था उसे छोड़ के वो कहीं और जा रहा है। द फॉल्ट क्रिएट्स द एबनॉर्मल कंडीशन विच रिड्यूस द इंसुलेशन स्ट्रेंथ बिटवीन द कंडक्टर्स, और द रिडक्शन इन इंसुलेशन कॉज एक्सेसिव डैमेज ऑफ द सिस्टम, जो हमारा डैमेज कर रहा है सिस्टम को, ठीक है, अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सकता है। द फॉल्ट इन द पावर सिस्टम इज मेनली कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स। दो टाइप में हमने डिवाइड कर लिया है, एक को कह दिया हमने ओपन सर्किट एंड सेकंड को कह दिया हमने शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बारे में हमें डीपली पढ़ना नहीं है, ओपन सर्किट के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ओपन सर्किट होता क्या है। The open circuit fault mainly occurs because of the failure of one or two conductor। ठीक है, एक भी कंडक्टर अगर फेल होता है तो ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है। द ओपन सर्किट फॉल्ट टेक प्लेस इन सीरीज विद द लाइन, और लाइन के साथ सीरीज में होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीरीज फॉल्ट, इसी वजह से सीरीज फॉल्ट भी कह देते हैं। सच टाइप ऑफ फॉल्ट अफेक्ट द रियलेबिलिटी ऑफ सिस्टम, ये फॉल्ट हमारे सिस्टम की रियलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तीन तरह को आपको देखने को मिलेंगे। अगर थ्री फेज की बात करेंगे तो वन कंडक्टर फॉल्ट, टू कंडक्टर ओपन फॉल्ट और थ्री कंडक्टर ओपन फॉल्ट। तो ये छोटी सी जानकारी हमें ओपन सर्किट फॉल्ट के बारे में होनी चाहिए, इतना काफी है। फिर आगे चलते हैं। अगर डायग्राम की बात करेगा तो दिखाने के लिए आप किसी कैसे दिखाते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ पहले डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में तीन कंडक्टर मेरे हैं आर बी एंड वाई। यहाँ पे वन कंडक्टर ओपन है, तो जिसे मैं कह रहा हूँ सिंगल फेज ओपन कंडक्टर फॉल्ट। यहाँ पे मेरे टू कंडक्टर ओपन आपको दिख रहे होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ टू फेज ओपन कंडक्टर फॉल्ट। और यहाँ पे मुझे तीनों के तीनों कंडक्टर ओपन दिख रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ थ्री फेज ओपन कंडक्टर फॉल्ट। दैट्स इट, डायग्राम हो गया। कहानी आप इसमें अच्छी खासी अगर आती है तो लिख सकते हैं, मेन बात है पता होना। बात करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट की। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट को हम इस प्रकार देखते हैं कि मेरे पास तीन फेज हैं, तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो गए। ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूँ एल 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 फॉल्ट, तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो गए। बट वहीं मैं अगर इन तीनों फेजों को आपस में शॉर्ट करने के बाद ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसे बोल रहा हूँ एल 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 जी फॉल्ट। तो ये दो फॉल्ट मेरे क्या आते हैं, सिमेट्रिक फॉल्ट के अंदर आते हैं, जिन्हें मैं बैलेंस फॉल्ट भी कहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे काम आएगा, डायग्राम देख लिया आपने। नेक्स्ट एक एक करके बात करते हैं। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, तीन फेज दिख रहे हैं, एक फेज ग्राउंड से कनेक्ट है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया। डबल लाइन फॉल्ट, डबल एल फॉल्ट, टू फेज आपस में कनेक्ट है विदाउट ग्राउंड, तो डबल लाइन फॉल्ट हो गया। एंड टू फेज आपस में शॉर्ट हो गए विद ग्राउंड, तो मैंने बोल दिया डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। ये बात लाइन की है। चलिए, तो इस तरीके से ये कुछ फॉल्ट है जो हमें देखें। एक इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम में, पिछली स्लाइड में ये नहीं थी, पिछले पार्ट में, तो अब देख लेते हैं। तो जब हम सीक्वेंस नेटवर्क बनाते हैं, सीक्वेंस नेटवर्क मतलब हमने पिछली पार्ट में सीखा कि हम किसी भी टर्म को तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे थे, तीन सिमेट्रिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे थे, बैलेंस। ठीक है, तो जिसके कुछ नाम थे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। ठीक है, अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस में कुछ आपको ऑब्जर्वेशन हैं या कुछ अजम्पशन हैं जो याद रखने हैं। वो अजम्पशन क्या है कि जो हमारा जीरो, पॉजिटिव से स्टार्ट कर लेते हैं, जो हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनता है
तो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जब भी बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या कनेक्ट करते हैं, एक जनरेटर होगा और उसका एक पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस होगा। ठीक है। जब भी हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के अंदर एक हमारा जनरेटर होगा, ठीक है, और साथ में इम्पिडेंस होगा पॉजिटिव सीक्वेंस। याद रखनी है इस बातों को। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाएंगे तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में आपको Z2 बनाना है, बस केवल उसका इम्पिडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस बनाना है नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क के अंदर। एंड लास्ट अगर जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की बात करेंगे तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में आपको जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस तो बनाना ही बनाना है, साथ में एक न्यूट्रल इम्पिडेंस भी बनाना है जो होता है 3 टाइम्स 3 ZN, जो कितना होता है 3 ZN होता है। ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, इससे हमें नेटवर्क बनाने में आसानी होगी। किसी भी सर्किट का हम नेटवर्क बना सकते हैं, बट हमें इतना याद होना चाहिए कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के लिए हम जनरेटर और इम्पिडेंस बनाते हैं, नेगेटिव सीक्वेंस के लिए केवल इम्पिडेंस रहता है, और जीरो सीक्वेंस के लिए हमें न्यूट्रल का इम्पिडेंस भी ऐड करना होता है उसमें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, लाइन टू लाइन फॉल्ट या डबल L फॉल्ट। ठीक है। तो कह रहा है टू रिप्रेजेंट अ लाइन टू लाइन फॉल्ट थ्रो इम्पीडेंस ZF, एक बीच में इम्पीडेंस अगर मैं ZF मान लेता हूँ, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ठीक है। एक इम्पीडेंस अगर मान लेते हैं, दोनों के बीच में आ गया होगा। द हाइपोथेटिकल स्टब्स ऑन द थ्री लाइंस एट द फॉल्ट आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हमने अपनी तरफ से बना ली है, जो कि आपको डायग्राम में देखने को दिख रही होगी। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर अगर मेरे पास तीन फेज हैं जिसे नाम दे रखा है A B एंड C। ठीक है। ABC मेरे पास ये फेज है। अब फॉल्ट जो हुआ है मेरा डबल लाइन फॉल्ट है, यानी कि B और C अगर मैं दोनों को शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ, B और C दोनों को शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ, तो ए पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो जो हम मानते हैं, हमारी जो आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं, हम नो लोड पे फॉल्ट मेजर कर रहे हैं। नो लोड, क्योंकि हमें तो मिनिमम करंट चाहिए फॉल्ट है ना, तो नो लोड पे हम करंट का मेजर कर रहे हैं। तो नो लोड पे बात करेंगे तो आई ए की वैल्यू कितनी होगी, आई ए की वैल्यू 0। ठीक है। इस पे कोई चेंज नहीं मिला है। वहीं मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो मेरा वोल्टेज डिफरेंस होगा, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, वी बी सी। वी बी सी किसके इक्वल्स होगा, यहाँ पे अगर हमने इम्पिडेंस ले रखा ZF, तो ZF और करंट कौन सी होगी, या तो आई बी होगी या फिर आई सी होगी, तो आई बी। तो वी बी सी इक्वल्स टू ZF आई बी, मेरा वोल्ट यहाँ का वो होगा, सॉरी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस। बट मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये करंट यहाँ से इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके से यहाँ पे, तो आई बी की डायरेक्शन ऐसी होगी और आई सी की डायरेक्शन ऐसी होगी। यानी कि सेम करंट है, यहाँ भी आई बी और आई सी सेम करंट है। तो सेम करंट होने की वजह से मैं कह सकता हूँ कि आई बी इक्वल्स टू आई सी। आई बी और आई सी इक्वल है, लेकिन माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन करंट की। ठीक है। और वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू ZF आई बी। तो ये कुछ टर्म है जो मैं इस डायग्राम से देख के समझ पा रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बड़ी काम आनी है मुझे डेरिवेशन में। सर्किट देख लेते हैं। सर्किट मेरा कुछ इस प्रकार है, जनरेटिंग साइड। ठीक है। जनरेटर टर्मिनल आई ए 0 हो गया मेरा, 0 हो गया मेरा। यहाँ पे मेरा शॉर्ट हो गया है आई बी और आई सी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आई बी प्लस आई सी इक्वल्स टू 0। अगर नोडल एनालिसिस से लगाएं, अगर नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो आई ए तो मेरा 0 है ही, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आई बी प्लस आई सी इक्वल्स टू 0। और वोल्टेज डिफरेंस मैंने निकाल लिया था, वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू ZF आई बी। वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू ZF आई बी। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। आई ए की वैल्यू 0 है, आई बी इक्वल्स टू माइनस आई सी है, आई सी इक्वल्स टू माइनस आई बी है। द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ करंट, अब इसके करंट के सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं फटाफट। तो पीछे पिछली स्लाइड से फटाफट हम देखेंगे कि आई ए 0 की वैल्यू कितनी आएगी,
जीरो। आई ए की वैल्यू जीरो क्यों आई? क्योंकि मुझे पता है आई ए जीरो इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ 1/3, 1/3 ब्रैकेट में आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। ठीक है। अब आई ए तो जीरो हो गया, और आई बी और आई सी एक दूसरे के इक्वल है बट अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो गए होंगे। तो आई ए जीरो की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो सीक्वेंस करंट जीरो। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आई ए वन पॉजिटिव सीक्वेंस करंट की। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या होगा मेरा? 1/3 आई ए प्लस ए आई ए आई बी, सॉरी लिख देता हूं मैं इसे भी, इसे क्लियर कर देता हूँ, लेट मी क्लियर, इसे लिख देता हूँ। तो आई ए वन की वैल्यू 1/3 ब्रैकेट आई ए प्लस अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी। अब यहाँ पे मुझे पता है आई ए की वैल्यू जीरो, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। आई बी एज इट इज रहने देते हैं। आई सी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, आई सी क्वस टू माइनस का आई बी, आई सी क्वस टू माइनस का आई बी। फिर यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा आई बी, तो अंदर बचेगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर या ए माइनस ए स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है। इसी प्रकार आई ए टू निकाल लूंगा मैं, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। ये तीनों कंपोनेंट मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिए, आई ए जीरो, आई ए वन एंड आई ए टू। चलिए आगे चलते हैं। यहां से मुझे क्या दिखा? आई ए वन इक्वल्स टू आई ए टू है, बट नेगेटिव साइन है क्योंकि वहां पे अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर था, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा है। देख पा रहे हैं आप? दोनों इक्वल आए हैं, आई ए वन आई ए टू, बट यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर हो रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा हो रहा है। ठीक है। तो इस चीज को मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई ए वन इक्वल्स टू माइनस का आई ए टू। ठीक है। ये वन टू ऊपर नीचे आ रहे हैं, वो फॉर्मेट में चेंज करने की वजह से ऐसा हो रहा है, बट आपको पता होना चाहिए वैल्यू क्या है। अब आ जाते हैं। मैंने वी बी माइनस वी सी निकाला था पीछे। वी बी माइनस वी सी मेरा क्या कह रहा था? तो वी बी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ सिमेट्रिकल कंपोनेंट की फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा? वी ए जीरो प्लस अल्फा स्क्वायर वी ए वन प्लस अल्फा वी ए टू। ठीक है, सिमेट्रिकल कंपोनेंट की फॉर्म में। ऐसी वी सी अगर मैं लिखना चाहूँ तो वी सी क्या लिखूंगा? वी ए जीरो प्लस अल्फा वी ए वन प्लस अल्फा स्क्वायर वी ए टू। दोनों को लिखा। कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, वी ए जीरो से वी ए जीरो गया। अब यहाँ से वी ए वन कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस ए। ऐसे यहाँ पे वी ए टू कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरा बनता है, इसे मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर माइनस ए वी ए वन माइनस वी ए टू। ठीक है। और ये किसके बराबर था? वी बी माइनस वी सी, जेड एफ इंटू आई बी। किसके बराबर था? जेड एफ इंटू आई बी के। ये दोनों इक्वल हो गए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर वी ए वन और वी ए टू की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वी ए वन और वी ए टू की वैल्यू, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना था कि वी ए वन की वैल्यू आती है, वी ए वन पॉजिटिव सीक्वेंस में क्या होता है? जनरेटर होता है, यानी कि ई माइनस जेड वन आई ए वन। ठीक है। और वी ए टू की वैल्यू केवल इंपिडेंस होता है, तो वी ए टू इक्वल टू जेड जीरो माइनस जेड टू आई ए टू। दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे वी ए वन और वी ए टू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, ई वन और माइनस जेड वन आई ए वन और माइनस जेड टू आई ए टू। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं आई ए टू और आई ए वन इक्वल है, बट माइनस का साइन है, तो यहाँ से आई ए वन कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा जेड वन प्लस जेड टू बराबर किसके? जेड एफ आई बी के। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये टर्म डिवाइड में भेज रहा हूँ इसके, तो ई ए माइनस जेड वन प्लस जेड टू आई ए वन इक्वल्स टू जेड एफ अपॉन में ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। अब यहाँ पे आई बी की वैल्यू कहाँ से आई? मुझे पता है आई ए वन इक्वल्स टू 1/3 ए माइनस ए स्क्वायर आई बी है, तो आई बी की वैल्यू यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो 3 आई ए वन अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर, तो 3 आई ए वन ए माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी आई बी की।
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इस नीचे वाली टर्म को सोल्व कर लेता हूँ। ए माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये मुझे माइनस कॉमन ले लेता हूँ और मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 कितनी होती है, माइनस कॉमन ले रखा है, माइनस √3 जे कितनी होती है इसकी वैल्यू, -√3 जे, ए माइनस ए स्क्वायर की का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू में नीचे वाली टर्म की कितनी निकाल लूंगा, 3 निकाल लूंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया कि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 3 आई है बाई सोल्व करने के बाद। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने वहां पुट कर दी और वहां से मैंने IA1 की वैल्यू निकाली, EA/Z1 + Z2 + ZF। ठीक है, जो कि मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट था। तो फोल्ड करंट मेरा कितना है, आई बी इक्वल टू कितना है, माइनस का IC। और कंपोनेंट की फॉर्म में लिखूं तो ए स्क्वायर माइनस ए IA1, और IA1 मैंने निकाल चुका हूं कितना ये। तो IB की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, या फिर पीछे से IB की वैल्यू कितनी आएगी, जे माइनस का J√3 IA1। तो यहां से मैं कह सकता हूं एक चीज क्या मुझे ऑब्जर्व हुई, पहली ऑब्जर्वेशन मुझे ये मिली कि VB, ये पहली चीज मुझे ऑब्जर्व ये हुई कि VB माइनस VC का डिफरेंस कितना है, ZF IB। ठीक है, यानी कि VB और VC कहीं सीरीज में लगे हुए होंगे, तभी इनका डिफरेंस निकल रहा है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये दिखी कि IB और IC एक ही सर्किट में घूम रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो अगर मुझे इसका सर्किट ड्रॉ करना हो तो मैं सर्किट ड्रॉ कैसे करूंगा, मैंने सबसे पहले लगाया पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट EA, उसके साथ Z1। ठीक है, दूसरा सीक्वेंस कंपोनेंट लगाया मैंने V Z2, क्योंकि इसके साथ तो क्या मिलना है मुझे, केवल नेगेटिव सीक्वेंस करंट, और जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू 0। तो ये दोनों मेरे काय में लगाए मैंने, पैरेलल में लगाने के बाद इन्हें ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे कनेक्ट करने का फायदा क्या होगा, जो इसकी करंट होगी वही सेम इसकी करंट होगी, क्योंकि मेरा क्या आ रहा था, IB इक्वल्स टू माइनस का IC, यानी कि दोनों की करंट सेम है बट अपोजिट है। तो इधर से करंट ऐसे जा रही होगी तो इसकी करंट उल्टी आ रही होगी इस तरीके से। और साथ में क्या लग रहा है, ZF लग रहा है, क्योंकि VA माइनस वो VB माइनस VC की वैल्यू कितनी आ रही थी, ZF IB। तो इस तरीके से इसका सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10 all the fault condition are satisfied by the connecting the positive negative sequence in parallel through impedance ZF. The zero sequence network is inactive and does not enter into line to line calculation। इससे मतलब जीरो कंपोनेंट हमें नहीं मिलना है। The equation for the positive sequence current in the fault can be determined directly from the circuit। सर्किट से हम पॉजिटिव करंट डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा LL फॉल्ट। उसके बाद आएगा डबल L टू ग्राउंड फॉल्ट या डबल LG फॉल्ट। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, फिर से कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं इससे। अब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं सेम ए में कोई चेंज नहीं है, फेज ए में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें करंट कितना हो गया, 0 हो गया, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। वहीं ये दोनों सर्किट शॉर्ट है विद ग्राउंड शॉर्ट है, तो सारा करंट कहाँ चला गया, ग्राउंड में। तो यानी कि यहाँ की वोल्टेज इक्वल टू यहाँ की वोल्टेज, क्योंकि टोटल करंट तो ग्राउंड में जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ VB इक्वल टू VC इक्वल टू टोटल करंट कितना है, IB प्लस IC। ZF मेरा इम्पिडेंस हो गया जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं इस डायग्राम से निकाल सकता हूँ। चलिए सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। जनरेटिंग स्टेशन पर 3 टर्मिनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो कि ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए विद ग्राउंड।
और ये मेरा ओपन है। ठीक। तो यहां से मुझे ऑब्जर्वेशन बस यही मिली है कि जब ये ग्राउंड हो गया है तो वीबी और वीसी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि ग्राउंड हो चुका है यहाँ से ये। टोटल करंट ग्राउंड में जा ही रहा है, आई बी प्लस आई सी। ओके। और आई ए की वैल्यू जीरो है ही। इस सर्किट से मुझे ये दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं निकाल रहा हूँ वी ए वन, तो वी ए वन निकालने के लिए फिर से मुझे वही अपना सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। 1/3 वी ए प्लस अल्फा वी बी प्लस अल्फा स्क्वायर वी सी। ठीक है। बट मुझे पता चला वीबी और वीसी तो जीरो है, वीबी और वीसी तो जीरो है, तो यहाँ पे कितना बच गया मेरा, 1/3 वी ए। ठीक। नेक्स्ट सिमिलरली दूसरा निकल जाएगा वी ए टू, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट मेरा। वो क्या होगा, 1/3 वी ए प्लस अल्फा स्क्वायर वी बी प्लस अल्फा वी सी। वी बी वी सी की वैल्यू जीरो पुट करी तो 1/3 वी ए आ गया सिमिलरली। लास्ट वी ए जीरो, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, 1/3 वी ए वी बी वी सी, वी बी वी सी जीरो तो 1/3 वी। देखने से क्या पता चला, तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू इक्वल आ गई, 1/3 वी ए। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैं बात करता हूँ वोल्टेज की, फॉर्मूले वाली। तो जीरो सीक्वेंस के लिए क्या होता है, वी ए जीरो इक्वल्स टू माइनस का वी ए जेड जीरो, वी ए वन इक्वल्स टू ई ए माइनस वी ए वन जेड वन। ठीक है, क्योंकि जनरेटर होता है पॉजिटिव सीक्वेंस में। एंड नेगेटिव सीक्वेंस वी ए इक्वल्स टू माइनस का आई ए टू जेड टू। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक थोड़ी सी याद रखने वाली बात है। यहाँ पे आगे आपको क्या करना है, ये तीन वैल्यू आपने निकाली, इन तीन वैल्यू में आप क्या करो, सबको पॉजिटिव सीक्वेंस में चेंज कर लो, सबको पॉजिटिव सीक्वेंस में चेंज कर लो। यानी कि पहली दो को इक्वेट कर दो, वी ए जीरो और वी ए वन को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, वी ए जीरो और वी ए वन को इक्वेट कर दिया तो वी ए जीरो की वैल्यू माइनस का आई जीरो जेड जीरो, और वी ए वन की वैल्यू ई ए माइनस वी ए वन जेड वन। यहाँ से आई ए जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आई ए जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का ई ए माइनस आई ए वन जेड वन अपॉन जेड नॉट। ठीक है। अब इन दो को कंपेयर कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को, वी ए वन को वी ए टू को। चलो इन्हें इक्वेट कर दिया, इन्हें इक्वेट करने के बाद वी ए टू की वैल्यू माइनस का आई ए टू जेड टू इक्वल्स टू वी ए वन पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू ई ए माइनस आई ए वन जेड वन। तो यहाँ से आई टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये दो वैल्यू हमने निकाल ली है आई वन की फॉर्म में, आई ए वन की फॉर्म में। ठीक है, आई ए जीरो की, आई ए टू की, आई ए वन की फॉर्म में हमने वैल्यू निकाल ली है। अब क्या होगा, इन वैल्यू को मुझे पता है, आई ए इक्वल्स टू क्या होता है, आई ए जीरो प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि आई ए की वैल्यू जीरो है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई ए जीरो और आई ए टू की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो आई ए वन मेरा एज इट इज, आई ए जीरो की वैल्यू भी पीछे निकाली मैंने इसका ई ए माइनस आई ए वन जेड वन अपॉन जेड टू। ठीक है, दूसरे वाले की। और आई जीरो की ई ए माइनस आई ए वन जेड टू अपॉन जेड जीरो इक्वल टू जीरो। इसे कॉमन भैया ले लेते हैं, यहाँ से मेरा क्या क्या जा रहा है, ई ए अपॉन जेड टू ये रहा, ई ए अपॉन जेड नोट ये रहा, ये दोनों टर्म जाएंगे मेरी दूसरी साइड। ठीक है, ये वाली, ये वाली दूसरी साइड जाएंगी। और आई ए वन और आई ए वन, ये तीन आई ए वन वाली टर्म है, इनमें से आई ए वन कॉमन लेके भेजता हूँ डिवाइड में। तो ये मेरी कैलकुलेशन करके आ रही वैल्यू ये। दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया, अपना आई ए वन की वैल्यू निकाल ली है। इसे मैं दूसरी फॉर्म से भी निकाल सकता हूँ, बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है मेरा, अगर मुझे कंपोनेंट निकालने वी जीरो वन टू, वो इक्वल होता है ए इनवर्स वी ए बी सी। तो वी जीरो वन टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए जीरो वी ए वन वी ए टू। ए इनवर्स की वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए, पीछे सिमेट्रिकल कंपोनेंट पढ़ का है, 1/3 वन 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 अल्फा अल्फा स्क्वायर वन अल्फा स्क्वायर अल्फा। और वी ए बी सी वैल्यू वी ए वी बी वी सी। ठीक है। अब मुझे पता है बी सी की वैल्यू तो जीरो है, वी बी और वी सी की वैल्यू तो जीरो हो गई, ये पुट कर दिया। चलिए वी ए जीरो वी ए वन और वी ए टू की वैल्यू 1/3 वी ए यहाँ से निकल के इजिली आ जाएगी। मैट्रिक्स मेथड से ऐसा कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टर्म अगर मुझे निकालनी हो तो मैं निकाल सकता हूँ वी, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जो वी होता है वी इक्वल्स टू ई माइनस आई जेड, ये तो होती है वैल्यू। तो वी जीरो वी ए वन वी ए टू इक्वल्स टू, पॉजिटिव सीक्वेंस में केवल जनरेटर दिखता है तो ई ए जीरो में और नेगेटिव में नहीं दिख रहा है,
ई ए। और जो इम्पीडेंस होता है वो केवल डायगोनल में दिखता है, ये भी आपको याद रखना है। तो Z0 Z1 और Z2 डायगोनल में है, और सारे जीरो। और IA0 IA1 और IA2, ये मैट्रिक्स मेथड है, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये जो इक्वेशन निकल के आई थी डायरेक्टली यहाँ से भी वही इक्वेशन सेम आएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इक्वेशन में लाते हैं AX=B की फॉर्म में। यहाँ पे क्या करा है आपने, देखो ये जो V और E है ना, इसे दोनों को एक साथ ले आते हैं, इसे दोनों को एक साथ ले आते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे आई निकालना होगा तो ये जेड वाली टर्म इधर जाके जेड इनवर्स बन जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों टर्म उठा के इधर ले आता हूँ, क्योंकि ये माइनस की इधर आके प्लस की हो जाएगी। और ये वाली टर्म इधर लेकर माइनस में ले जाता हूँ, ई ए के साथ। तो देखिए कैसा दिखेगा, ये इधर आके प्लस का हो गया, और ये इधर आके वी माइनस का हो गया ई ए के साथ। अब ये फॉर्म में लिख सकते हैं AX=B की फॉर्म में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, A 1B। इसका A 1 इजीली निकल जाएगा, 1/Z0 1/Z1 1/Z2। और मैं इसे इक्वेशन निकाल सकता हूँ, तो सेम इक्वेशन जो हम पीछे निकाले हैं एज इट इज, सेम इक्वेशन ही मुझे देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो मैट्रिक्स मेथड से भी मैं इसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। दो मेथड मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको, डबल लाई टू ग्राउंड के, सिंपल वाला और मैट्रिक्स वाला। तो अब मैं कह सकता हूँ फॉल्ट करंट की, चलो ये हमने निकाल ली टर्मिनोलॉजी, अब बात करते हैं फॉल्ट करंट की। तो फॉल्ट करंट क्या होगा, तो फॉल्ट करंट इज IF=, किसके इक्वल है, IB+IC के। तो IB की वैल्यू रख लेते हैं, तो IB की वैल्यू क्या होगी कंपोनेंट में, IA0 अल्फा स्क्वायर IA1 अल्फा IA2। IC की वैल्यू कितनी होगी, IA0 अल्फा IA1 अल्फा स्क्वायर IA2, ठीक। तो ये कितना हो गया, 2IA0, 2IA0, यहाँ से कॉमन आ गया IA1, यहाँ से कॉमन आ गया था IA2। और मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू माइनस। तो ये कितना हो गया, IA1 और IA2, IA1 और IA2 कितना हो गया मेरा, IA0। और ये कितना हो गया, 2IA0 और I0 3IA0। तो फॉल्ट करंट मेरा कितना आ रहा है, 3IA0 के इक्वल आ रहा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, A 25 MVA 13.2 kV alternator with solidly ground neutral has सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस 0.25 पर यूनिट। ठीक है, सब ट्रांजिएंट दे रखा है, सब ट्रांजिएंट का मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस दे रखा है। नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस दे रखा है 0.35 एंड 0.1, और सब दे रखा है पर यूनिट में। और डब्ल्यू लाइन ग्राउंडेड फॉल्ट, एक डबल एल टू ग्राउंड फॉल्ट है। और क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर फॉल्ट करंट बता दो इसका इन ऑल फेजेस, तीनों फेजेस में। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। चलिए करते हैं इसे। अभी हमने डेरिवेशन करा है, तो डेरिवेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी थी वही सेम लगाएंगे। अब यहाँ पे एज्यूम करके चलना है, सारी वैल्यू पर यूनिट थी। तो जनरेटर की पर प्री फॉल्ट वैल्यू कितनी मान लेंगे, यहाँ पे जनरेटर की प्री फॉल्ट वैल्यू मान लेंगे हम 1 पर यूनिट, ठीक है, वोल्टेज वैल्यू। तो IA1 की वैल्यू भी निकाली थी हमने जस्ट फॉर्मूले की मदद से, IA1 E A/Z1 प्लस Z0 Z2 अपॉन Z0 प्लस Z2। सारी वैल्यू मेरे को गिवन है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है। पुट करने के बाद सारा खेल कैल्सी का है, कैल्सी की सहायता से भाई इसे सोल्व कीजिए। कैल्सी चलाना आपको सीखना पड़ेगा, यूट्यूब से देखिए कैसे भी कैल्सी चलाना सीखिए। इसे पोलर फॉर्म में चेंज करके चलाना है कैल्सी को, है ना। तो सॉफ्टवेयर वैल्यू आ रही है मेरी -J300506 पर यूनिट। अब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में हमने देखा था कि VA1 VA2 VA0 तीनों इक्वल होते हैं। तो तीनों के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं। VA1 की वैल्यू क्या थी, EA-IAZ1। EA मैंने 1 मान रखा है, IA मैंने जस्ट अभी निकाला है, Z1 मेरे को दे रखा है। सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, 0.2374। ठीक है, कैल्सी की मदद से सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, कैल्सी ही यहाँ पे आपको साथ देगा। नेक्स्ट VA2 और VA1 A0 इक्वल थे, जो कितने आ रहे हैं, 0 मतलब तीनों इक्वल है 0.2374, ये तीनों की वैल्यू होगी। चलिए अब बात करते हैं IA2 की। IA2 कैसे निकालेंगे, पीछे इक्वेशन अभी निकाली थी VA2/Z2। VA2 की वैल्यू ये रखी, Z2 की वैल्यू कैल्सी की सहायता से सॉल्व करना है। तो कितना रहा है, J0670.678।
ऐसी आई ए जीरो निकाल लेंगे, ये भी किसकी वजह से, वी ए जीरो अपॉन जेड जीरो की वजह से, जे 2.374। सारी वैल्यू निकालने के बाद आई ए टू प्लस आई ए जीरो कितना आ गया मेरा, आई ए टू प्लस आई जीरो इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.678 और 2.374 इक्वल्स टू J3.04, जो किसके इक्वल आएगा, माइनस का आई ए वन के इक्वल आएगा। ठीक है। अब फोल्ड करंट की बात करते हैं, तो पर यूनिट फोल्ड करंट आई बी प्लस आई सी था, जो किसके इक्वल था, 3 ए आई ए जीरो के। तो 3 आई ए जीरो की वैल्यू कितनी है, 2.374, ये डाल दी तो J7.122 पर यूनिट, ये मेरे फोल्ड करंट भी आ गया। अब ये पर यूनिट में, अगर मैं एक्चुअल वैल्यू निकाली तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए बेस वैल्यू इंटू पर यूनिट होता है ना, फॉर्मूला होता है बेस वैल्यू इंटू पर यूनिट वैल्यू। तो बेस वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बेस वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो बेस वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है MVA अपॉन KVA। अब MVA KVA तो क्या कर लेते हैं, इंटू 1000। ठीक है। और पर फेज की बात करते हैं तो √3। चलिए जी, वैल्यू रख लेते हैं, MVA की वैल्यू पीछे दे रखा है कितनी है, 25 इंटू 1000, केवी की वैल्यू 13.2 √3। कैलसी के सोल्व करा तो ये वैल्यू आ रही है 1093। तो ये मेरी बेस वैल्यू हो गई और ये मेरी पर यूनिट वैल्यू हो गई। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू इक्वल्स टू फोल्ड करंट इक्वल्स टू बेस वैल्यू इंटू पर यूनिट वैल्यू। तो 1093 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.122 की, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 7784.3 एम्पियर, जो कि मेरी एक्चुअल वैल्यू है फोल्ड करंट की। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। और सारा कैल्सी का खेल है भाई, ज्यादा इसमें आपको नहीं करना है, कैल्सी चलाना सीखना है बस अच्छे से। हाँ, इसके अगर बात करते हैं सर्किट की, नेटवर्क की, सीक्वेंस नेटवर्क की, तो आपने देखा होगा यहाँ पे तीनों वोल्टेज इक्वल आ रही थी, तीनों वोल्टेज इक्वल थी, VA1 VA2 VA3। तीनों अगर इक्वल हैं तो तीनों पैरेलल में कनेक्ट होंगी, तो तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव सीक्वेंस मेरा ये रहा, पॉजिटिव सीक्वेंस मेरा ये रहा विद जनरेटर और इम्पीडेंस। फिर इसके पैरेलल में आ गया नेगेटिव सीक्वेंस, और फिर इसके पैरेलल में आ गया जीरो सीक्वेंस। ठीक है। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि तीनों की वोल्टेज इक्वल आ रही थी। और एक मेरा ZF होगा जो जीरो सीक्वेंस के साथ लगा हुआ हो। तो इसका नेटवर्क सीक्वेंस था। चलिए लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, थ्री फेज फॉल्ट। थ्री फेज फॉल्ट में हम कर लेते हैं, सिंपल वाला कर लेते हैं, LLL। ठीक है, ये वाला फॉल्ट करते हैं। थ्री फेज फॉल्ट में सिंपल सा फॉल्ट LLL करते हैं। तो इसमें देखिएगा, बाउंड्री कंडीशन है कुछ। बाउंड्री कंडीशन क्या है, अगर मैं डायग्राम को देखूं, डायग्राम कहाँ है, ये रहा डायग्राम, ये रहा। तो डायग्राम में ये थ्री फेज बैलेंस फेज है, तीनों बैलेंस फेज शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गए तो बाउंड्री कंडीशन में से क्या मिल रही है, शॉर्ट सर्किट होने का मतलब जब बैलेंस है तो फॉल्ट के बाद भी जो करंट होगा वो भी बैलेंस कंडीशन में होगा, मतलब जितना पहले फेज में था उसी फेज में वो मुझे फॉल्ट के बाद भी देखने को मिलेगा। और बाउंड्री कंडीशन, इन्हीं बाउंड्री कंडीशन कहना है ऑब्जर्वेशन को, तीनों की वोल्टेज सेम, VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC। ठीक। और IA प्लस IB प्लस IC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन से मैंने देखा। अब मैं कह सकता हूं कि तीनों फेज में है कितना, 120 डिग्री। तो अगर मैं IA IB IC को लिखना चाहूँ इन फॉर्म ऑफ फेज, तो मैं लिख सकता हूँ कि IB और IA में कितना, 240, अगर नीचे से देखेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है। ये मेरा फेजर बना देता हूँ मैं एक बार, IA IB एंड IC। तो यहाँ से देख रहे हैं तो 240 है, यहाँ से देखेंगे माइनस का 120 है, तो मैं लिख सकता हूँ IB इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर IA, ये ये बी एंड ये सी। ठीक है। तो आई बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर आई ए, और आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई ए, इतना फेज में है। ठीक है, 120 का, 120 इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। फिर आता है इनके सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सिमेट्रिकल कंपोनेंट तोड़ते हैं भाई। IA1 इक्वल्स टू 1/3 IA प्लस अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ आई बी की, तो आई बी कितना है, अल्फा स्क्वायर आई है, तो आई बी की वैल्यू
अल्फा स्क्वायर आई ए, एक अल्फा पहले से था तो अल्फा क्यूब आई ए हो गया। सिमिलरली आई सी की भी अल्फा आई सी, तो एक अल्फा पहले से था तो अल्फा क्यूब आई ए हो गया। अब मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो अल्फा क्यूब की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या? तो अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो आई ए, तो कितना हो गया 3 IA/3, यानी कि 3 कैंसिल, तो IA1 की वैल्यू IA के इक्वल आ गई। सीधा सीधा दिखा रहा है, बैलेंस कंडीशन है। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट IA के इक्वल ही आ रहा है। नेगेटिव सीक्वेंस की बात करते हैं। सेम, सब्स्टिट्यूशन IB IC इन टर्म्स ऑफ, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं नेगेटिव सीक्वेंस में। तो नेगेटिव सीक्वेंस में करने के बाद हमें दिखा IA, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर पुट करा तो ये अल्फा 4 हो गया, यहाँ पे अल्फा पुट करा तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो गया। अब इन्हें सोल्व करने का मतलब ये अल्फा बन गया और ये मेरा अल्फा स्क्वायर एज इट इज, और कॉमन आ गया IA, तो 1 + अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 0, यानी कि आई नेगेटिव सीक्वेंस कितना आ रहा है? 0। जीरो सीक्वेंस कितना आ रहा है? 0। तो केवल और केवल पॉजिटिव सीक्वेंस दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस हमारा बैलेंस सीक्वेंस को दिखा रहा है ना, सिमेट्रिकल कंपोनेंट का बैलेंस वाला। तो मुझे इससे मतलब क्लियर कि केवल पॉजिटिव सीक्वेंस मिल रहा है, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस 0 आ रहे हैं। बात कर लेते हैं वोल्टेज के। तो VA1 अगर मैं निकालूं तो VA1 के लिए सेम फॉर्मूला, 1/3 VA प्लस अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VC। ठीक है, चलिए, अगर कॉमन आ जाए यहाँ से VA VB VC, तो तीनों इक्वल थे, तो VA VBC कॉमन इक्वल आ जाएंगे, तो VA 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 कॉमन आ गया VA, तो अंदर बचा 1 + अल्फा, तो VA1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। VA2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। VA0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो नेगेटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस, तीनों सीक्वेंस में वोल्टेज कितनी आ रही है? 0 आ रही है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं VA1 क्या होता है? 0 है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? EA - IAZ है, तो ये मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूँ यहाँ से कि IA1 = EA/Z1। तो ये मेरा फॉर्मूला डायरेक्टली निकल सकता है इसके लिए, थ्री फेस फॉल्ट के लिए, ट्रिपल लाइन फॉल्ट के लिए। क्या? IA1 = EA/Z। ठीक। तो ये कुछ डेरिवेशन टाइप थे जो आपको करने हैं एक तरीके से। फर्स्ट यूनिट इन्हीं पे बेस्ड है, हमें सिमेट्रिकल कंपोनेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये इससे रिलेटेड फोल्ट के कुछ डेरिवेशन एंड उनके न्यूमेरिकल। फर्स्ट यूनिट से आपका यही बनेगा एग्जाम में। अब कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रिएक्टर्स हैं फॉर लिमिटिंग फॉल्ट करंट। मतलब अगर हमें फॉल्ट करंट को लिमिट करना हो, उसे रोकना हो, बचाना हो, तो मैं कुछ रिएक्टर्स लगा रहा हूँ, उनके लिए कुछ लोकेशन क्या क्या होती हैं उसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है आपका ये, स्ट्रेटेजिक लोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ रिएक्टर्स फॉर लिमिटिंग फॉल्ट करंट। मैं कह रहा हूँ reactors can be strategically located in power system to limit fault current and improve system reliability। ठीक है, तो सम लोकेशनल एस्पेक्ट्स हैं और उसके एडवांटेज हैं कि यहाँ पे लगाने से उसमें क्या एडवांटेज मुझे देखने को मिल रही है। जैसे नंबर 1, जनरेटर टर्मिनल रिएक्टर्स। जनरेटर टर्मिनल रिएक्टर्स क्या है? इनकी लोकेशन क्या है? कनेक्ट इन सीरीज विद जनरेटर। सीधा जनरेटर टर्मिनल जहां से जनरेशन हमें मिल रहा है पावर का, उसके सीरीज में हम रिएक्टर को कनेक्ट कर देंगे। रिएक्टर क्या काम कर रहा है? रिएक्टर मुझे फॉल्ट की कंडीशन बता रहा है, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि फॉल्ट होने वाला है और मैं अपने सर्किट को ट्रिप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? सीधा जहां से जनरेशन हो रहा है उसके एक सीरीज में ही, जनरेटर के सीरीज में मुझे रिएक्टर्स लगा देने हैं। इससे क्या मुझे मिलेगा? एडवांटेज मुझे देखने को मिल रही है, लिमिट्स फॉल्ट करंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द जनरेटर। जनरेटर से फॉल्ट करंट होने वाला होगा, उसका कंट्रीब्यूशन को मैं लिमिट कर लूंगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेस ऑन द जनरेटर एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट। जिससे जनरेटर पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ने वाला है और साथ में उसके लगे हुए इक्विपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जनरेटर है, जनरेटर से सीधा जो लाइन आ रही है उसके बीच में मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है? रिएक्टर्स को
कनेक्ट कर दिया है, जिसे हम बोल रहे हैं जनरेटर टर्मिनल रिएक्टर्स। ठीक है, एक लोकेशन है और उसकी कुछ एडवांटेज है। नेक्स्ट उसके बाद है बस रिएक्टर्स या फिर लाइन रिएक्टर्स, अदर इज लाइन रिएक्टर्स। तो बस रिएक्टर्स की बात करेंगे अगर, तो लोकेशन मुझे वो मिल गई इसकी, कि लोकेशन कनेक्टेड बिटवीन टू बसेस ऑफ सेक्शन ऑफ बस। कोई बस का सेक्शन होगा जिससे हम प्रोवाइड कर रहे हैं फीडर्स को, तो उन बस में से किसी एक बस में हम कनेक्ट कर देंगे इस रिएक्टर को। जैसे अब देख पा रहे होंगे, जनरेटर है, लाइन जा रही है, यहाँ पे एक बस कनेक्ट है, इस बस से दो लाइन जा रही थी जिनमें से एक में हमने रिएक्टर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अगर फॉल्टी कंडीशन होती है तो मुझे डिटेक्ट कर देगी, दूसरी से हम बाईपास कर लेंगे फीडर्स को। ठीक है, ये बस से बस का कनेक्शन है, एक बस ये है और एक बस हमारी ये है, तो ये बस के बीच में लगाते हैं बस रिएक्टर, टू बस इस सेक्शन के बीच में। तो इससे क्या होता है एडवांटेज, इससे मिली लिमिट फॉल्ट करंट फ्लो बिटवीन बसेस, इंप्रूविंग सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग फॉल्ट लेवल्स। ठीक है, सब में बात वही है, बट लोकेशन हमें देखने की कहाँ कहाँ में इसे लगा सकते हैं। थर्ड वन इज लाइन रिएक्टर। लाइन रिएक्टर क्या होता है, अगर मेरे पास थ्री फेज लाइन जा रही होगी तो उसके बीच में मैंने कुछ रिएक्टर्स कनेक्ट कर रखे होंगे। ठीक है ना, लाइनों के बीच में। तो इसे हम कह सकते हैं कि कनेक्टेड इन सीरीज ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रखे होंगे। एडवांटेज क्या है, लिमिट्स फॉल्ट करंट फ्लो इन लाइन, रिड्यूसिंग इक्विपमेंट डैमेजेस और इंप्रूविंग सिस्टम स्टेबिलिटी। बात सबकी वही है ओवरऑल। फिर बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर रिएक्टर्स एंड फीडर रिएक्टर्स से। ट्रांसफॉर्मर रिएक्टर मतलब जहां ट्रांसफॉर्मर लगा रखे होंगे उसके डायरेक्ट हमने रिएक्टर्स कुछ कनेक्ट कर रखे होंगे विद सीरीज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर बाइंडिंग के साथ। और एडवांटेज इसकी हो जाएंगी, लिमिट्स फॉल्ट करंट फ्लो थ्रू द ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू फॉल्ट करंट को से लिमिट कर लेंगे, रिड्यूसिंग स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा और इंप्रूविंग ट्रांसफॉर्मर लाइफ, और ट्रांसफॉर्मर की लाइफ इंप्रूव होगी। एंड लास्ट इज फीडर रिएक्टर्स। फीडर रिएक्टर क्या होता है, जहां फीडर से उसे हमारी पावर ले रहे हैं उससे पहले ही हम टर्मिनल पे सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं रिएक्टर्स। इससे क्या होगा, कनेक्टेड इन सीरीज विद फीडर सर्किट से डायरेक्ट सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। और एडवांटेज ये है कि लिमिट फॉल्ट करंट फ्लो टू द फीडर, इंप्रूविंग रिलायबिलिटी एंड रिड्यूसिंग इक्विपमेंट डैमेज। सबका एडवांटेज सेम ही है, हमारी रिलायबिलिटी इंप्रूव्ड हो रही है और हम डैमेज से बचा पा रहे हैं अपने इक्विपमेंट को, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। फिर सम एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक रिएक्टर प्लेसमेंट, रिड्यूस्ड फॉल्ट करंट। सबसे फर्स्ट है फॉल्ट करंट को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, लिमिट फॉल्ट करंट लेवल, रिड्यूसिंग इक्विपमेंट डैमेज एंड इंप्रूविंग सिस्टम रिलायबिलिटी, इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर पा रहा है, हेल्प टू मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फॉल्ट। ड्यूरिंग फॉल्ट में हम सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी को। इंक्रीज इक्विपमेंट लाइफ, इक्विपमेंट की लाइफ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब सिस्टम पे कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा तो इक्विपमेंट पे कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा तो लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। और एनहांस सेफ्टी, और सेफ्टी को बड़े ध्यान में रखा जा रहा है, जो रिस्क हो रही है इसकी मदद से रिस्क बहुत कम देखने को मिल होंगे एट फेलियर कंडीशन। ठीक है, तो ये इस लेक्चर का एंड था। सो थैंक यू क्लास।